नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों हेतु नॉन हिंदी के 150 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा वो चैप्टर वाइज होंगे कि पहले चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट है, दूसरे चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट है, तीसरे चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और इसी क्वेश्चन से, ठीक है, 99%, जी हाँ दोस्तों, जितना भी 150 क्वेश्चन दूंगा इसी क्वेश्चन से 99% जो है आपके एग्जाम में पूछने की चांस है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है स्मार्ट स्टडी पॉइंट, जो कि पस्टन चौक पे है और एस कुमार के माध्यम से कराया जा रहा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको अगर क्वेश्चन की ज़रूरत हो तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। और इसके लिए जो फ़ी है मात्र अभी के ऑफर में 200 रुपया, जी हाँ दोस्तों, 200 रुपया लगेगा। और सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा PDF के माध्यम से। फिलहाल अगर आप देखना चाहते हैं 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, जो कि एक कविता है जो कि स्वयंकर शैलेंद्र द्वारा लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, किस कविता में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा दी गई है। तो ये जो कविता है वो पहला कविता है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। ये हो गया इसका उत्तर। इसके बाद है, कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो ये जो कविता है वो तू जिंदा है तो, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो पाठ में किसकी सर कुचलने की बात की गई है। तो ये जो है मुसीबतों की सर कुचलने की बात कही गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुसीबतों की। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो पाठ में गम और सितम की तुलना कितने दिनों से की गई है। तो ये 4 दिनों से की गई है। कहते हैं ना, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी गएंगे गुजर गए 1000 दिन, तो 4 दिन। ठीक है, इसके बाद है, तू जिंदा है तो पाठ में किसे जमीन पर उतारने की बात कही गई है। तो ये स्वर्ग को कहते हैं ना, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो स्वर्ग को उतारने की बात कही गई है। इसके बाद छठे नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को बता दूं, ये पहला जो चैप्टर था उससे मात्र 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद दूसरा चैप्टर है, जो दूसरा चैप्टर का नाम है ईदगाह। ईदगाह एक कहानी है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें छठा क्वेश्चन है। वैसे सीरियल वाइज में लेकर चलूंगा 150, तो इसीलिए आपको यहाँ पे इस चैप्टर से तो पहला क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन छठा क्वेश्चन है। ठीक है, हामिद के पिता किस रोग से मर गए। तो हामिद के पिता हैजा रोग से मर गए। ठीक है, इसके बाद है, तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। किसने कहा। तो ये हामिद ने कहा था। ठीक है, हामिद कितने साल का लड़का था। तो हामिद 4 से 5 साल का लड़का था। 10वां क्वेश्चन है, हामिद के घर से ईदगाह की दूरी कितनी थी। तो वो 3 कोस थी। हामिद रेवरी लेखा कितनी खुशबूदार है। किसने कहा। तो मोहसिन ने कहा था। ईदगाह कहानी किस विधा पर आधारित है। तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हामिद के पास कितने पैसे थे। तो हामिद के पास 3 पैसे थे, उन पैसों से उन्होंने चिमटा खरीदा। ठीक है, इसके बाद है, महमूद के पास कितने पैसे थे। तो महमूद के पास 12 पैसे थे और उन्होंने एक सिपाही नाम के खिलौना भी खरीदा था। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा, जो कि है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे। तो इस कहानी में सबसे ज़्यादा पैसा मोहसिन के पास था और वो था 15 पैसा। और उन्होंने अपने लिए खिलौने में भिस्ती खरीदा और मिठाई में रेवड़ी खरीदा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद है, हामिद ने चिमटा खरीदा तो सम्मी ने क्या खरीदा। तो देखिए, हामिद जो है वो चिमटा खरीदा तो सम्मी ने क्या खरीदा। तो वो खंजरी खरीदा। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। पूछेगा सम्मी ने क्या खरीदा, तो खंजरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नूरे ने कौन सी खिलौना खरीदी। तो वो वकील खरीदी थी, उसको वकील जो है वो बहुत पसंद था। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। तो आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियो मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं कि सभी चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और उस
के डिस्कशन के साथ मैंने प्रोवाइड करा दिया हूँ, लेकिन इस बार के एग्जाम हेतु जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग पूरा देखिए। तो दूसरे चैप्टर से इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब आ रहा है तीसरा चैप्टर जो कि कर्मवीर है, जो एक कविता है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओत जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे अब बता देता हूँ। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर पुरुष की क्या सिद्धांत होता है। तो कर्मवीर पुरुष का जो सिद्धांत होता है वो करो या मरो का होता है। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर, कर्मवीर पुरुष किस नाम से जाने जाते हैं। तो वो युग पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है। तो ये कर्मवीर करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर क्या काटकर सड़क बना देते हैं। वो पर्वत काटकर सड़क बना देते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते। तो वीर जो है भीड़ में चंचलता नहीं दिखाते। 22 नंबर क्वेश्चन है, लोहे का चना चबाने का अर्थ है। तो लोहे का चबाने का अर्थ है कठिन कार्य करना। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना। इस पंक्ति में रिक्त स्थान में क्या आपकी पूर्ति करे। तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि चांदनी देवे बना। इसके बाद जो है इस हिसाब से तीसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब चौथा चैप्टर जो कि बाल गोविंद भगत है, यह एक प्रकार की रेखा चित्र है जो कि आप लोगों को रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत पाठ की कौन सी विधा है। तो ये रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे। तो वो एक गृहस्थ थे। ठीक है, इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किसे अपना साहब मानते थे। तो वो कबीर को अपना साहब मानते थे। 27 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। तो मात्र एक बेटे थे, वो भोदा थे। ठीक है, भोदा याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद के घर से साहब की दरबार की दूरी कितनी थी। तो 4 कोस। 29 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किसके गीतों को गाते थे। तो वो कबीर के गीतों को गाते थे। इसके बाद है, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठ नरे, कौन गाते थे। तो बाल गोविंद भगत गाते थे। बाल गोविंद भगत रोज स्नान करने कितने दूर जाते थे। तो 2 कोस जाते थे। इसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मुखाग्नि किससे दिलाई। वो पुत्र वधु अर्थात पुतहु से दिलाई। इसके बाद है, बाल गोविंद प्रत्येक साल गंगा स्नान को कितने दूर जाते थे। तो वो 30 कोस जाते थे। किसने कहा मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। तो वो पुतहु अर्थात पुत्र वधु ने कही थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 5वां चैप्टर जो कि हुंड्रू का जलप्रपात, ये एक प्रकार की यात्रा वृत्तांत है जो कामता प्रसाद सिंह उर्फ काम के द्वारा लिखा गया है। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, हुंड्रू का जलप्रपात पाठ की कौन सी विधा है। तो ये यात्रा वृत्तांत है। 36 नंबर क्वेश्चन है, रांची से हुंड्रू की दूरी कितनी है। तो ये 27 मील है। और किस प्रकार से डायग्राम बनाया गया है कि रांची से पुरुलिया रोड की दूरी जो है वो 14 मील है। पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी 13 मील है। टोटल 27 मील है। 37 नंबर क्वेश्चन है, हुंड्रू का झरना कहाँ अवस्थित है। तो हुंड्रू का झरना झारखंड राज्य के छोटा नागपुर में अवस्थित है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। किसने कहा। ये महात्मा गांधी कहा था। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, हुंड्रू के झरने की ऊंचाई कितनी है। तो वो 243 फीट है। इसके बाद है, लेखक किस महीने के हुंड्रू के जलप्रपात का वर्णन कर रहा है। वो अगस्त महीने के हुंड्रू के जलप्रपात का वर्णन कर रहा है। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच दिख रहा होगा, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल से कितना मील आकर हुंड्रू का झरना है। तो वो 50 मील आगे आकर हुंड्रू का झरना है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है। तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और 43 नंबर क्वेश्चन है, हुंड्रू का पानी कैसे चक्कर काटती है या काटता है। तो वो सांप के तरह। हुंड्रू से कितनी दूरी पर लोगों को दूसरा प्रपात दिखा जो कि बहुत बड़ा प्रपात था। वो 7 मील आगे आकर दिखा। तो इस प्रकार से 5वें चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 6ठा चैप्टर है बिहारी के दोहे जो कि बिहारी जी लिखे हुए हैं। ये कविता है। तो बिहारी किस काल के कवि थे या हैं। तो वो रीति काल के हैं। बिहारी किस तरह के कवि हैं। तो वो श्रृंगारिक कवि हैं। बिहारी के दोहे कविता में कितने तरह के दोहे शामिल हैं। तो वो 3 तरह के, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि गागर में सागर भरने वाला कवि कौन है।
या किसे कहते हैं, तो वो बिहारी को कहते हैं। मेरी भव बाधा हर राधा नागरी सोई, जा तन की खाली स्थान होय। इस दोहे में बिहारी किसके महिमा का गुणगान कर रहा है, तो वो राधा की। ठीक है, इसके बाद बतरस लालच का क्या तात्पर्य है, तो बातचीत करने के आनंद के लोभ से। तो इस प्रकार से मैंने छठे चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता दिए। अब बात करेंगे सातवें चैप्टर जो कि है ठेस। ठेस एक कहानी है जो कि मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया गया है। ये एक प्रकार की आंचलिक कहानी है और ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। तो 51 नंबर क्वेश्चन, ठेस कहानी में कहाँ के लोगों की लोक संस्कृति का वर्णन है, तो मिथिलांचल की। इसके बाद है 52 नंबर क्वेश्चन, लेखक के गांव का एक प्रसिद्ध कलाकार कौन था, तो वो सिरचंद था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है कि गांव के लोग सिरचंद को क्या समझते थे, तो वो बेकार, मुफ्तखोर, चटोर, ये सब समझते थे। इसके बाद है ठेस किस तरह की कहानी है, तो वो आंचलिक कहानी है। सिरचंद खेत में हाथ में क्या झुलाता हुआ पहुंचता था, तो वो खुरपी। सिरचंद जाति का क्या था, वो कारीगर था। मानू दीदी का दूल्हा क्या था, तो मानू दीदी का दूल्हा अफसर था। माँ ने काम के बदले सिरचंद को क्या देने का कहा, तो वो मोहर छाप वाली धोती जो कि 8 रुपये में आते थे वो देने को कहा था। मुट्ठी भर बूंदिया लेकर सूप में किसने फेंका था, तो वो मझली भाभी ने फेंकी थी। इसके बाद है मोहर छाप वाली धोती कितने में आती थी, तो आती है तो वो 8 रुपये में। ठीक है, इसके बाद जो है 61 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे कि सिरचंद को पान का बीड़ा किसने दिया, तो वो मानू दीदी ने दी थी। सिरचंद को किसकी बातों पर ठेस लगा, तो वो चाची के बातों पर ठेस लगा। एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, सिरचंद मानू दीदी का दूल्हा क्या था, तो वो अफसर था। याद रखेंगे, मानू दीदी का दूल्हा क्या था, अफसर था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से है जो कि बच्चे की दुआ। ये एक प्रकार की प्रार्थना गीत है जो कि मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ एक है, तो ये प्रार्थना गीत है, इसे कविता भी कहते हैं। बच्चे की दुआ प्रार्थना मुख्यतः गाई जाती है, तो बच्चों की दुआ प्रार्थना जो है वो मुख्यतः प्राथमिक विद्यालयों में गाई जाती है। लब पे आती है दुआ बन के, तमन्ना मरी मेरी जिंदगी सम की सूरत हो खुदाया मेरी। इस प्रकार से जो कविता है वो प्राथमिक विद्यालयों में गाए जाते हैं। किस पाठ में दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत करने का संकल्प है, तो वो बच्चे की दुआ पाठ में है। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे की दुआ में लेखक किसका उपासक रहने की प्रार्थना करता है, तो वो मानवता का। ठीक है, बच्चे भगवान से अपना जीवन कैसे चाह रहे हैं, तो वो मतलब शांत। ठीक है, सम के जैसा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो 9वें चैप्टर से है। ठीक है, अशोक का शस्त्र त्याग, ये एक प्रकार की एकांकी है। ठीक है, जिसके लेखक बंशीधर श्रीवास्तव है। इसमें जो है पद्मा अर्थात कलिंग की राजकुमारी और अशोक जो कि मगध के सम्राट है उससे युद्ध होते हैं और उसके संदर्भ में जो घटनाएं बीतती है इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसके बाद जो है 68 नंबर क्वेश्चन, अशोक का शस्त्र त्याग पाठ की कौन सी विधा है, तो ये एकांकी है, मैंने बता दिए। पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी, तो वो कलिंग की थी। ठीक है, कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला, तो 4 वर्षों तक चला। कलिंग युद्ध में अब तक कितने लोग मारे गए थे, तो लाखों लोग मारे गए थे। मैदान में कहाँ के सैनिकों का शिविर लगा था, तो मगध के सैनिकों का शिविर लगा था। मगध सम्राट कौन थे, अशोक थे। अशोक किस पाठ के नायक है, तो वो अशोक के शस्त्र त्याग पाठ है जिसके नायक है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, अशोक कलिंग दुर्ग के लिए किस पर सवार होकर निकले थे, तो वो घोड़े पर सवार होकर निकले थे। बहनों तुम वीर कन्या हो, वीर भगनी हो और वीर पत्नी हो, यह कथन किसने कही थी, वो पद्मा कही थी। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने पद्मा की तुलना किससे की, तो वो दुर्गा से की थी। इसके बाद अशोक युद्ध नीति का त्याग कब करता है, तो कलिंग युद्ध के समय करता है या कलिंग विजय के समय करता है। 78 नंबर क्वेश्चन, अशोक और उसके सभी सरदार कैसा वस्त्र धारण किए हुए थे, तो वो पीला वस्त्र धारण किए हुए थे। ठीक है, इसके बाद है अशोक ने किसे अपना धर्म माना, तो अहिंसा को। ठीक है, सत्य और अहिंसा को अपना धर्म माना था। इसके बाद जो है
वीरांगना का क्या तात्पर्य है, तो वो वीर महिला को वीरांगना कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा या स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यह कथन किसका है, वो अशोक का है। तो आप लोग इस प्रकार से जो चैप्टर थे 9वां चैप्टर उसको याद रख सकते हैं। इसके बाद 10वें चैप्टर जो कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये एक प्रकार की निबंध है जो कि यशस्वी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें 82 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी निबंध अंतर्निहित समझ को विकसित करता है, तो वो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यशस्वी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस राज्य से है, तो वो बिहार राज्य से है। लेखक के दाहिने ओर कौन रहते हैं, तो लेखक के दाहिने ओर वकील साहब रहते हैं। वकील साहब किनसे जलते थे, तो वो बीमा एजेंट से जलते थे जो कि वकील साहब के बगल में रहते थे। इसके बाद ईर्ष्या का काम क्या है, तो जलाना। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ईर्ष्यालु व्यक्ति अपना श्रेष्ठ कर्तव्य क्या समझता है, तो वो दूसरों की हानि पहुंचाना समझता है। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, तो वो निंदा है। बुरे किस्म के निंदक कौन होते हैं, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाते हैं, तो वो सबसे पहले उसे ही जलाते हैं जिनके मन में वो पैदा होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति किसके समान होते हैं, तो चीता के समान, और चिंता को भी चिता कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो है 92 नंबर क्वेश्चन, इतिहासकारों के अनुसार कौन कभी पैदा नहीं हुआ, तो हरक्यूलिस ने पैदा ही नहीं हुआ था। संसार व्यापी सुएज चाहना किन से स्पर्धा करने के समान है, तो नेपोलियन के स्पर्धा करने के समान है। इसके बाद जो है 94 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा तुम्हारी निंदा वही करेगी जिसकी तुमने भलाई की है, तो वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर कहे थे। और 95 नंबर क्वेश्चन है, कौन लोग सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं, तो वो शरीफ लोग। ठीक है यारो, ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। किसने कहा, तो वो नित्य से कहा था। नित्य ने बहुत ही कटाक्ष जो है इसमें डाला है और बहुत अच्छे तरह से डाला है। ठीक है, इसके बाद है, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते हैं। किसने कहा था, वो नित्य से ही ने कहा था। ठीक है, नित्य से बाजार की मक्खियों को छोड़कर कहाँ भागने को कहता है, तो ये एकांत की ओर भागने को कहता है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखेंगे कि कौन किससे स्पर्धा करते थे। जैसे कहेगा कि रसेल किन से स्पर्धा करते थे, तो वो नेपोलियन से करते थे। नेपोलियन किन से स्पर्धा करते थे, तो सीजर से करते थे। सीजर किन से करते थे, तो सिकंदर से करते थे। अर्थात सबसे स्पर्धा ही करते थे। ये आप लोग याद रखेंगे किससे कौन करते थे। ठीक है, ये मैंने आपको छोटे छोटे में बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगला चैप्टर जो कि 11 नंबर चैप्टर है, जो कि कबीर के पद है। ये एक प्रकार की कविता है जो कि कबीरदास ही लिखे हैं। तो कबीरदास किस काल के कवि हैं, तो वो भक्ति काल के कवि है। किस तरह के कवि है, तो निर्गुण पाशक कवि है। कागज का क्या तात्पर्य होता है, तो कागज होता है। मोको शब्द का क्या तात्पर्य है, तो मुझको। कवि अपने पद में कैसे रहने की बात कर रही है, तो निर्मोही रहने की बात कर रही है। ठीक है, इसके बाद है जुगुन जुगुन समझावत हारा कहीं न मानत कोई रे। पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, तो वो कबीर के पद से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद है 12 नंबर चैप्टर जो कि विक्रमशिला, जो कि प्रकार की निबंध है जो संकलित है पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में इसका क्या अभिप्राय हुआ, उसका आरंभ उद्घाटन कब हुआ, किसके संरक्षण में हुआ और इसका विध्वंस कब हुआ, उनके अंतर्गत कितने महाविद्यालय आते थे, कितने विद्यार्थी पढ़ा करते थे, कौन कौन विकसित विद्यार्थी थे, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वो ये बहुत ही सिंपल है और सिंपल वे में मैंने अपने चैप्टर वाले वीडियो में बता भी दिए हैं। तो उसका लिंक जो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले विक्रमशिला में दिया गया कि कौन सी निबंध बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से परिचित कराता है या परिचय कराता है, तो ये विक्रमशिला है। ठीक है, खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है, तो आर्यभट्ट प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे आर्यभट्ट को खगोल शास्त्री भी कहा जाता है। इसके बाद किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए लामा संप्रदाय की शुरुआत की, तो वो अतीश दीपंकर थे। ठीक है, अतीश दीपंकर। इसके बाद है विक्रमशिला का आविर्भाव किसके संरक्षण में हुआ था, तो पाल वंश के राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको धर्मपाल याद रखना है, और धर्मपाल किस वंश के थे, तो पाल वंश के थे। इसके बाद है विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, तो देखिए विक्रमशिला जो
है आपको देगा भागलपुर देगा, ठीक है, इतना ही देगा भागलपुर जिला में, लेकिन आपको याद रखना है भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद जो है विक्रमशिला का आविर्भाव कब हुआ था, तो वो 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला निर्माण हुआ था, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे, तो वो 6 महाविद्यालय विद्यमान थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे, तो हरिभद्र थे, और हरिभद्र को ही शांतिभद्र कहा जाता है। इसके बाद जो है किसे शांतिभद्र कहा जाता है, तो वो हरिभद्र को कहा जाता है, मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसके बाद जो है 115 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला कब पूर्वी एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था, तो वो 10वीं 11वीं सदी में बन चुका था। प्रधान चैत्य की प्रतिमा की आकार क्या थी, तो वो 50 फीट ऊंची और 73 फीट चौड़ी थी, याद रखेंगे। इसके बाद है भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा थी उसकी लंबाई कितनी थी, तो 4.5 फुट था, ठीक है। इसके बाद है विक्रमशिला का सर्वनाश कब और किसके द्वारा हुआ, तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसका सर्वनाश जो है वो 13वीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा हुआ था, और तुर्कों के जो है तुर्कों ने उसे भ्रमवश किला समझ लिया था, किसी सैनिक का किला समझ लिया था, इस कारण से उसे विध्वंस कर दिया। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस का जीवंत वर्णन उपलब्ध है, तो वो तबकात ए नासिरी, तो ये जो ग्रंथ है उसमें ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन चैप्टर, जो कि 13 नंबर चैप्टर है द्विदी की डायरी, एक प्रकार की डायरी है जो पाठ पुस्तक विकास समिति द्वारा संकलित किया गया है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन है कौन सी पाठ डायरी लेखन के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरोकारों और जीवन में विविध अनुभवों का भी साक्षात्कार कराता है, तो वो दीदी की डायरी है, ठीक है। संजू किस कक्षा में पढ़ती है, तो संजू जो है वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है। सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो बापू अर्थात महात्मा गांधी है, ठीक है। इसके बाद है संजू के लिए सुंदर सी डायरी किसने लाई थी, तो वो पिताजी ने ला दी। इसके बाद है भैंस मालिक ने भैंस का दाम कितने रखा था, वो 7,000 रुपया रखा था, और भैंस जो है वो एक आंख से जो है एक आंख खराब थी भैंस की, यह आप लोग याद रखना है। इसके बाद है भैंस से दूध लेना है या काशीदाकारी करवानी है, किसने कहा, तो भैंस मालिक ने कहा था, ठीक है। भैंस में क्या दिक्कत थी, तो वो एक आंख से खराब थी, एक आंख खराब थी। 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था, तो वो रविवार था। किसने कहा बिटिया आज स्कूल न जाओ, सामने की छींक है, तो वो दादी माँ ने कही थी, ये आप लोग याद रखेंगे। तो इस बार के एग्जाम हेतु यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 से। अब आते हैं चैप्टर नंबर 14 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 14 में आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 14 का नाम है पीपल एक कविता है जो कि गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखा गया है। तो पीपल किस तरह की कविता है, तो वो छायावादी कविता है, और गोपाल सिंह नेपाली को छायावादी कवि के नाम से भी जानते हैं। छायावादी कविता की विशेषता क्या है, तो प्राकृतिक चित्रण का विशेषता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखेंगे, 131 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि पीपल कविता का मुख्य केंद्र क्या है, तो वो वृक्ष है, ठीक है। पीपल एक वृक्ष है मुख्य केंद्र। पीपल वृक्ष किन बातों का साक्षी माना गया है, तो वो बदलावों का साक्षी माना गया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पीपल के पेड़ को दूसरे शब्द में क्या कहा जाता है, तो वृक्षराज कहा जाता है। वृक्षराज कौन से वृक्ष को कहते हैं, तो वृक्षराज कहते हैं पीपल के वृक्ष को। 132 नंबर क्वेश्चन है जल के ऊपर खिलते हुए कमल का रंग कैसा है, तो वो लाल है, ठीक है। प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद कौन लगा रहा था, तो वो हंस लगा रहा था। इसके बाद है पीपल का वृक्ष अपनी खुशी कैसे प्रकट करती है, तो पत्तों के माध्यम से, ठीक है, ये 134 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 135 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, देख सकते हैं आप लोग कि सितार जैसी आवाज कहाँ से पैदा होती है, तो वो पक्षियों के पंख से सितार जैसी आवाज पैदा होती है। 136 नंबर क्वेश्चन है सरिता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, तो वो सरिता का मतलब होता है नदी, ठीक है, इसका प्रयोग कविता में नदी के अर्थ में किया गया है। इसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन है कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है, गोल गोल, पीपल के पत्ते गोल गोल, ये। इसके बाद है 138 नंबर क्वेश्चन किसने
किसके पास खरा पीपल सुनता रहता कलकल छल छल, तो निर्झर के पास खड़ा होकर के। ठीक है, 139 नंबर क्वेश्चन है, छायावादी कवि है, तो वो गोपाल सिंह नेपाली है। ठीक है, इसके बाद जो है अगले चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। अगला चैप्टर है जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला, जो आचार्य शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में लिखा गया ये जीवनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले निराला किस काल के कवि थे, तो वो आधुनिक काल के कवि थे। दीनबंधु निराला किसे कहा जाता है, तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है, या सूर्यकांत त्रिपाठी को कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। दीनबंधु निराला साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये एक प्रकार की निबंध है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला निबंध किस पर केंद्रित है, तो वो साहित्यकार पर केंद्रित है। इसके बाद है प्रस्तुत दोहा पंक्ति, जो रहीम दिन ही लखे दीनबंधु सम होय के रचयिता कौन है, तो वो रहीम है। रहीम से रहीम को मिला दीजिएगा। इसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुख्यतः किन विषयों पर रचना करते थे, तो वो दीन लोगों पर। ठीक है, दीन लोगों मतलब असहाय लोगों पर रचना करते थे। इसके बाद है दीनबंधु निराला पहले किसके सेवा में नियुक्त थे, तो वो रामकृष्ण मिशन के सेवा में नियुक्त थे। रामकृष्ण मिशन आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद 147 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेलूर मठ कहाँ है, तो वो कलकत्ता में है। इसके बाद है विवेकानंद सोसाइटी क्या था, तो वो मिशन शाखा था। ठीक है, इसके बाद है दरिद्रों को भोजन परोसने के दौरान निराला मातृभाषा जैसी कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, वो बंगला भाषा, और निराला जी जो थे वो बंगाली थे, तो बंगला भाषा का प्रयोग करते थे। तो मतवाला मंडल कहाँ है, तो कलकत्ता में है। बेलूर मठ कहाँ है, तो कलकत्ता में है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन, दीनबंधु निराला बंगीय समाज में किस तरह घुल मिल जाते थे, तो दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते थे। इसके बाद 152 नंबर क्वेश्चन है कि दीनबंधु कलकत्ता छोड़कर कहाँ रहे, तो वो लखनऊ और प्रयाग में रहे थे। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको कुल 15 चैप्टर का वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करा दिया हूं। अब मैं अगले चैप्टर जो बच चुका है इसको मैं अगले पार्ट में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप ये PDF फाइल लेना चाहते हैं तो इसके लिए 200 रुपया फी रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, और 200 रुपया में 200 आपको साइंस का दिया जाएगा, 200 सोशल साइंस का, 200 हिंदी का, 200 इंग्लिश का। ठीक है, अर्थात आपके जो सब्जेक्ट है उसमें से 200 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6201111979। तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको गूगल पे, फोन पे के माध्यम से मैं आपको पे करना है, और पे करने के बाद जो है आप लोगों को मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।